हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तक का पाठ 2 फसलों के त्योहार। बच्चों, हमारे देश में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर त्यौहार किसी न किसी फसल की कटाई के बाद ही आते हैं। आज हम अपने इस पाठ में ऐसे ही फसलों के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा भारत का, और इस नक्शे में एक जगह को हरे रंग से चिन्हित भी किया गया है, गहरे हरे रंग से। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये है बिहार। तो अब हम अपने जिस पहले फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका संबंध बिहार से है। चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों, यहाँ खिचड़ी का जो मतलब है वो मकर संक्रांति के त्यौहार से है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ही लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चों, जो भी हमने 2 सेंटेंस पढ़े हैं, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना और आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार होकर, ये बिहार की भाषा है। अब हम इसका मतलब आपको बताएंगे। जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, इसका मतलब है जाओ भाग के देखो केले का पत्ता आया कि नहीं, और आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार होकर, इसका मतलब है आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोलो जल्दी तैयार होएं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। ठाड़ का मतलब होता है बच्चों ठंड, और खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हमने पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता है। इसका मतलब है जो पापा ने कहा कि खिचड़ी में ऐसी ठंडी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, जो पूरा शरीर कपकपा दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, मीठा को कहते हैं गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा इसमें कहा गया है कि घर के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने तिल, गुड़, चावल आदि जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सबको छुआ और प्रणाम किया, और उसके बाद सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें दान दे दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। बच्चों, जो गया है ये बिहार में ही एक जगह है।
खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। कढ़ाओं का मतलब बच्चा कढ़ाई होती है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे ही खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्यौहार। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा, इस अनुच्छेद में जो हमने पढ़ा, उसका मतलब है कि जो लेखक हमें बताना चाह रहा है कि उनके टाइम में जब स्कूल में खिचड़ी का त्यौहार यानी मकर संक्रांति का त्यौहार जब मनाते थे उसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था। छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर वो लोग गंगा नदी की सैर करते थे, पतंग उड़ाते थे और जब पतंग उड़ाते उड़ाते थक जाते थे तो अपने गुरुजी, अपने विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया इन सब की मदद करते थे खिचड़ी बनाने में। कैसे मदद करते थे? मटर और प्याज को छील कर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में ये किस नाम से जाना जाता है फसलों का त्यौहार? मकर संक्रांति और तिल संक्रांत। असम में बिहू के नाम से जाना जाता है, केरल में ओणम के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, झारखंड में सरहुल के नाम से जाना जाता है और गुजरात में पतंग का पर्व के नाम से जाना जाता है। ये सभी फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें कब कब मनाया जाता है? ये सब फसलें अलग अलग समय मनाई जाती हैं। फसलों के त्यौहार जितने भी हमने बताए ये अलग अलग समय मनाए जाते हैं। ये जनवरी से स्टार्ट होते हैं और मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं। बच्चों, आपको फिर से स्क्रीन पर एक भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और इस नक्शे में भी एक जगह को गहरे हरे रंग से चिन्हित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? चलिए हम बताते हैं। ये है झारखंड। अब हम जिस फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे उसका संबंध झारखंड से है। चलिए पढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। बच्चों, जो ये संथाल लोग, ओरांव लोग, आदिवासी हैं, ये झारखंड की अलग अलग जनजातियां हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव।
लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जिस फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ा उसका संबंध झारखंड से था। और क्या नाम था उसका? सरहुल। अब हम अगले फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फिर से आपको स्क्रीन पर एक भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और इसमें भी एक जगह को गहरे हरे रंग से चिन्हित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही कहा, तमिलनाडु। चलिए, अब हम जिस फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे उसका संबंध तमिलनाडु से है। पढ़ना शुरू करते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। बच्चों, यहाँ पोंगला पोंगल का मतलब है खिचड़ी में उफान आ गया। तो ये फसलों का त्यौहार में जो तमिलनाडु में मनाया जाता है उसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक और भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और इस नक्शे में भी एक जगह को गहरे हरे रंग से चिन्हित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही कहा आपने, यह है गुजरात। चलिए, अब हम गुजरात के फसलों से जुड़े त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो बच्चों, गुजरात में जो मकर संक्रांति के त्यौहार मनाया जाता है इसमें पतंगों का विशेष महत्व है। आप लोगों को भी पतंग उड़ाना बहुत मज़ा आता होगा। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। फिर से हमें एक भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है और इसमें भी एक जगह को गहरे हरे रंग से चिन्हित किया गया है। क्या ये बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों के लिए। चलिए, हम बताते हैं। बच्चों, ये जगह है उत्तराखंड में कुमाऊं। कुमाऊं में भी फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए, पढ़ते हैं कुमाऊं के फसलों के त्यौहार के बारे में। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुखुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान का नाम सुनकर सभी बच्चों के मुंह से पानी आ रहा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी नया त्यौहार आएगा, उसमें पकवान बनेंगे, उसको खाकर अपना मन भरिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है।
माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते भी हैं। चलिए क्या गाना गाते हैं? कौआ आओ घूत आओ, ले कौआ बड़ऊ, मकई दे जा सोने का घड़ऊ, खा ले पूरी मकई दे जा सोने की छुरी। बड़ा अच्छा गाना लगा ना बच्चों? आप लोग इसे गाइएगा और सीखिएगा भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। पता है बच्चों तिल से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? तिल के लड्डू, तिल के गज्जक, तिल के रेवड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर फसलों के त्यौहार। कैसा लगा आपको? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद।